हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने स्टडी में आगे बढ़ते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे हम लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आज हम एक्स रेज स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। एक्स रेज स्पेक्ट्रा क्या है और एलिमेंट्स के एक्स रेज स्पेक्ट्रा कैसे जो है फाइंड आउट किए गए और उनसे क्या बेनिफिट मिला, ये आगे हम लोग समझेंगे। तो ऐसा पाया गया कि जब कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट के किसी भी एलिमेंट पर जो है फॉल होती हैं, गिरती हैं, उनको गिराया जाता है, यानी एक्स रेज जाके स्ट्राइक करती हैं किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट पे, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं। आपने सुना होगा एक्स रेज के बारे में। जनरली बॉडी पार्ट्स के इंटरनल फोटोग्राफ्स लेने के लिए एक्स रेज का यूज किया जाता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती हैं और जहाँ से टकरा के ये वापस आती हैं, जिस ऑर्गन से टकरा के वापस आती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसका जो है इमेज दे देती हैं। तो एक्सरे कराने कभी न कभी जो है आपके परिचित गए ही होंगे या कुछ लोग रेगुलर जाते ही हैं, तो एक्सरे के बारे में आप लोग जानते होंगे। यही एक्स रेज हैं जो कैथोड रेज के हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स पे टकराने की वजह से प्रोड्यूस होती है। और अगर इनका डिफ्रैक्शन कराया जाए पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से अगर इनका डिफ्रैक्शन कराया जाए तो एक एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर किसी एलिमेंट के एक्स रेज को फॉल कराया जाए ऑन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल पे अगर इनको फॉल कराया जाए तो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस एक्सरेज स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट, एक्सरेज स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये एक्सरेज का स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग समूह के लाइंस में, यानी कि सीरीज जो है लाइंस का सीरीज में ये हमको देखने को मिलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम KLM सीरीज कहते हैं, एटसेट्रा, ये सीरीज कहते हैं। कौन सा? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये किसका? ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम, एक्स-रेज स्पेक्ट्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर जो फ्रीक्वेंसी का है एक्स-रेज स्पेक्ट्रम को, उनको KLMN सीरीज में जो है हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी का K मिलेगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी का L मिलेगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी का M मिलेगा, फिर N मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले इनको प्रोड्यूस करने का काम जे मोजले ने किया। जे मोजले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोजले का ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। जे मोजले एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम को देखा, इस स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट किया और इन्होंने बताया कि ये जो कैरेक्टर हैं, एलिमेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, यानी कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, वो दो बातों पे डिपेंड करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, पहली चीज हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा चीज हो गया, सेकेंड थिंग हो गया जिस पे कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे ये डिपेंड करते हैं, और इनमें जो रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन एक्स रेज स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मोजले ने ज्ञात किया। कई तत्वों के जो है स्पेक्ट्रम को इन्होंने प्रोड्यूस करके और देखा, और इन्होंने बताया कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रूट जो होता है वो बराबर होता है a इंटू जेड माइनस बी के, जहां वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, a और b दोनों कांस्टेंट हैं। z जो है एटॉमिक नंबर, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज स्पेक्ट्रम। तो ये रिलेशन इन्होंने बताया, और यह जो इक्वेशन है इसको हम मोजलेज इक्वेशन कहते हैं। ये मोजले का समीकरण कहलाता है, मोजलेज इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक्स रेज स्पेक्ट्रम को, ये मोजले ने वर्क किया। और अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ेंगे, जैसा कि एटॉमिक नंबर लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा है प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, मास नंबर जो होता है पीछे के वीडियोस में हमने बताया भी है, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया भी है। मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियंस जो हैं, उनका नंबर मास नंबर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज कॉल्ड मास नंबर। तो न्यूक्लियस के पिछले वीडियो में आपने न्यूक्लियस के खोज के बारे में देखा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखा। हमने आपको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया रदरफोर्ड के, और उसके बेस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल दिया एटम का। तो अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल को जानेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अपने एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे रदरफोर्ड ने, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1911 में एक एटॉमिक मॉडल बनाया। और इस एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो एटम है वो गोल आकार का बहुत ही छोटा विद्युत उदासीन कण है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इन्होंने पहली बात क्या बताई, एटम इज अ स्फेरिकल शेप, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which has no charge, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इन्होंने कहा कि न्यूट्रल होने के पीछे रीजन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल in an atom is nearly equal to the negatively charged particles. इन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों की संख्या लगभग एक एटम में समान होती है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक बराबर होते हैं, और एक बराबर होने की वजह से एटम को ये न्यूट्रल बना देते हैं। पूरी तरह से एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is contained in the nucleus of atom। जितना पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के न्यूक्लियस में कंटेन रहता है, उसके न्यूक्लियस में रहता है। और लगभग अगली बात कहा कि all mass of an atom is also centered in nucleus। न्यूक्लियस में ही केंद्रित रहता है, यानी जितना मास है वो भी न्यूक्लियस में ही रहता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज और लगभग टोटल मास जो है वो एटम के न्यूक्लियस में रहता है। आप लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस को खोजने का काम भी रदरफोर्ड ने ही किया। अब आगे इन्होंने और क्या कहा, इसको जानते हैं अपने एटॉमिक मॉडल में। अब चाहे तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बात इन्होंने क्या कही, अगली बात इन्होंने कही कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ये बहुत ही छोटा होता है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज about 10 is raised to the power minus 13 centimeter to 10 is raised to the power minus 12 centimeter। यानी जो रेडियस न्यूक्लियस का होता है बहुत ही छोटा होता है, इस रेंज का होता है। एंड द रेडियस ऑफ एन एटम is about 10 is raised to the power 8 centimeter, minus 8 centimeter, sorry 8 में। तो लगभग जो पूरा क्षेत्र है, यानी पूरा जो रेडियस है उसका लाखवां हिस्सा, 1,00,000वां हिस्सा जो होगा 1/1 लाख, इतना हिस्सा जो होगा वही न्यूक्लियस होता है। बाकी जो बड़ा सा क्षेत्र बच गया न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और अगली बात इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स
around the positively charged न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं इन ऑर्बिट्स। किसमें? ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो ये बातें इन्होंने बताई अपने एटॉमिक मॉडल में। और इन्होंने कहा कि ये घूमने के पीछे रीजन क्या है। तो न्यूक्लियस एक जो है एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियस exert an attractive force on electrons। एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। एट्रैक्टिव फोर्स को जरूर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में गिरते नहीं। तो इस तरह से इन्होंने जो मॉडल दिया कि एक न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इस तरह से इसको सोलर मॉडल कहा गया, सोलर मॉडल ऑफ एटम कहा गया। एक एटम का सोलर मॉडल कहा गया रदरफोर्ड के मॉडल को। तो उसके बाद जब इनका मॉडल प्रकाशित हुआ तो लगभग जो है कि सभी साइंटिस्ट्स ने इस पे अध्ययन शुरू किया कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। तो उस क्रम में एक फिजिसिस्ट थे जिनको क्लार्क मैक्सवेल है। जो स्थान फिजिक्स में न्यूटन का है, यानी बिना न्यूटन के पूरा काइनेमेटिक्स का कोई लॉ चल नहीं सकता, यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है बिना न्यूटन के नियम के नहीं चल सकते। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड को देखें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड को यानी कि विद्युत गतिकी क्षेत्र को देखें, तो मैक्सवेल के बगैर, मैक्सवेल के दिए सिद्धांतों के बगैर वह फील्ड फिजिक्स का नहीं चल सकता, नहीं समझ में आ सकता। उसके बहुत से सिद्धांतों को इन्होंने दिया। इन्होंने 5 समीकरण दिए। जैसे न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड, क्लासिकल मोशन से रिलेटेड अपने इक्वेशंस दिए, 3 इक्वेशंस दिए। वैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए 5 इक्वेशंस दिए। तो जिस तरह से क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन को माना जाता है, उसी तरह क्लार्क मैक्सवेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फिजिक्स में माना जाता है। तो मैक्सवेल एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता था, और उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के दोष को निकाला, रदरफोर्ड के मॉडल के दोष को बताने का काम किया, मीन्स ड्रॉबैक देने का काम किया रदरफोर्ड के मॉडल का। और उन्होंने कहा कि अगर विद्युत इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत को देखें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई विद्युत आवेशित यानी जिस पे चार्ज हो ऐसा पार्टिकल मूव करता है, तो वो हमेशा कुछ लाइट को बाहर निकालता है, यानी लाइट को वो जो है उससे कुछ प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, यानी कुछ चमक देता रहता है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उसमें मोशन होगा, तो वो क्या करेगा, लाइट को उत्सर्जित करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। तो इस तरह से प्रकाश भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। जब एनर्जी है तो कंटिन्यूअस क्या होगा,
एनर्जी को वो बाहर निकालता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब रिड्यूस होगी तो क्या होगा, रेडियस जो पकड़ के वो चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो छोटा होता चला जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ से इतनी दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतनी दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, तो होगा क्या, जैसे 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 उसकी एनर्जी कम होगी लाइट बाहर निकालने की वजह से, वैसे वैसे ये रेडियस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और भी कम होगा, और एक सर्टेन समय के बाद ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मीन्स according to Maxwell, Rutherford's model failed to explain the stability of an electron, stability of an atom. एटम के स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसके अलावा एक और कमी इसमें पाई गई कि जैसा कि मैंने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की, लाइन स्पेक्ट्रम निश्चित फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम मिलते हैं परमाणु के, और जो है ये अगर परिक्रमा करता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन है और लाइट को क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है, तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करता है। सतत जो है हमारा स्पेक्ट्रम मिलेगा, सतत स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, तो निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होती, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की ये स्पेक्ट्रम जो मिलती हैं वो नहीं होती। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि एक्सरे जो प्रोड्यूस हुई उसमें भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग लाइंस को प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कमियां निकल गई इनके मॉडल में। तो अब इन कमियों को दूर करने का प्रयास नील बोर ने किया, और नील बोर के एटॉमिक मॉडल को हम आगे पढ़ेंगे। लगातार जो है वीडियो देखते रहिए। अब अगले वीडियो में आपको इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नील बोर के प्रयासों के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।